हाय फ्रेंड, इस लेक्चर में हम हाइट एंड डिस्टेंस की रिवीजन डिस्कस करेंगे। उसका रिवीजन क्या है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। आप इस लेक्चर के नोट exam.com/13023 पर फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। पहला है आपका हेडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक होता है। और जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए में हर साल लगभग 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 to 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के एक बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मस्ट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये हाइट एंड डिस्टेंस। और अगर आप एक बार ढंग से इसे समझ लेंगे तो ये कोई करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं हम उसका रिवीजन देखेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस कहते किसे हैं, या वो तो आपको पता ही होगा। अगर कोई भी ट्री है या कुछ भी बिल्डिंग है तो उसकी जो हाइट होती है वो h हम उसे लेते हैं, और डिस्टेंस कोई ऑब्जर्वर होता है, या यहाँ नीचे ऑब्जर्वर है या ऊपर h ऑब्जर्वर है, h के ऊपर टॉप पर, तो उससे डिस्टेंस होती है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी होती है और ये एच होती है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या कैलकुलेट करने को दिया जाता है, या तो डी आपको कैलकुलेट करने को दिया जाएगा, या एच, या आपको थीटा। मोस्टली क्वेश्चनों में थीटा दिया रहता है, ये वाला थीटा होगा या ये वाला थीटा होगा। तो मोस्टली क्वेश्चनों में आपको थीटा दिया रहेगा, डी दी रहेगी, आपकी डिस्टेंस दी रहेगी, और आपको हाइट पूछी जाएगी। या थीटा दिया रहेगा, हाइट दी जाएगी, तो आपको डिस्टेंस पूछी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन किसमें आते हैं, इसमें आपको टाइम पूछा जाएगा। ऑब्जर्वर की स्पीड वगैरह दी होगी, स्पीड दी होगी तो टाइम पूछा जाएगा, या टाइम दिया होगा तो स्पीड भी पूछ सकता है। तो डिस्टेंस, हाइट, टाइम और स्पीड, बस ये 4 क्वेश्चन ही है। या कभी कभी थीटा भी पूछ लेता है, वो कम पूछते हैं। तो 4-5 ही क्वांटिटी है जो टोटल मिला के आपको इसमें निकालनी होती है। और कुछ नहीं करना होता है। जब भी इस तरह के एंगल आए तो आपको सिर्फ टेन थीटा या कॉट थीटा से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये तो रही हाइट एंड डिस्टेंस की बात, की हाइट दी है, डिस्टेंस दी है, हम उनको कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, कि लाइन ऑफ साइट कौन सी लाइन होती है, कि अगर जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, व्हेन ए पर्सन आई ऑफ लुक्स एट ओ, पर्सन इज हियर एट पॉइंट ओ एंड इट लुक्स ऑन द ऑब्जेक्ट पी। तो ये वाली जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ साइट होती है। सपोज दैट आपसे बोला गया कि ये कोई पर्सन है यहाँ पर एक्स, और ये वाली बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग को देख रहा है कोई भी। तो ये वाली जो लाइन होगी इसको पर्सन की आई से मिलाने वाली इस बिल्डिंग को लाइन, ये लाइन ऑफ साइट होगी। और ये लाइन ऑफ साइट का आपको एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इस एंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो एंगल है वो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे आप यहां से समझिए कि आपको बोला हुआ है कि ये कोई ट्री है और नीचे एक ऑब्जर्वर है यहाँ से, और ये एक ट्री को देखता है। तो जो लाइन ऑफ साइट है वो जो एंगल बनाएगी ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल से, वो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल आपका बढ़ता हुआ एंगल होना चाहिए। यहाँ से मतलब जो वर्ड एलिवेशन आया ये एलिवेटर से आया, क्योंकि वहां पर जो एंगल है हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर को वो बढ़ता हुआ जाएगा। तो कभी भी आपको अगर इस तरह से बोला जाए कि कोई बिल्डिंग है, या बिल्डिंग से यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो। या यहाँ से कोई दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। तो इस तरह के जितने भी ट्री, बिल्डिंग, या कभी भी आप ध्यान में रख लीजिए, कभी भी आपको ऊपर देखना हो, ऊपर देखने वाली चीजें बोली जाए, तो वो जो लाइन ऑफ साइट बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। कई बारी हम गड़बड़ कर देते हैं, हालांकि वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम गड़बड़ करते हैं और किस तरह से उसका सही आंसर भी आ जाता है। पर फिलहाल एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी आपको बोला जाए
तो आप ध्यान दें कि जो एंगल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, आप ऑब्जर्वर आपका नीचे होगा और आप वहां से उसे किसी चीज को देख रहे होगे, तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एक दूसरा एंगल इसमें और भी आता है जिसे हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। उसको क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कुछ नहीं है, वो बस अभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने क्या देखा था कि कोई ट्री है और एक ऑब्जर्वर है, वो नीचे से ट्री को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका थीटा बना रहा है। लेकिन इसमें उल्टा होता है। सपोज दैट ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है और वो बिल्डिंग से नीचे देख रहा है कोई चीज। तो बिल्डिंग से नीचे देख रहा है, तो जो आपका उसका ग्राउंड के साथ या इसके साथ जो एंगल बनेगा वो ये हम थीटा बनेगा। तो इसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं कब? आप हमेशा ध्यान रखिए जब हमारा ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हो और नीचे की तरफ देख रहा हो, तो हम उस चीज को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग पे बैठा है और यहाँ से उसने कोई ए पॉइंट पर कोई चीज देखी, ये थीटा बनाया, थीटा वन। फिर बी पॉइंट पे कोई चीज देखी, इसका जो आपको एंगल बना वो ये वाला आपका बनेगा थीटा वन। बी पॉइंट पर कोई देखी तो आपको थीटा टू। तो जब भी आपको बोला जाए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये है, मान लो 30 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सिंपल ऊपर ऑब्जर्वर बैठा है कोई बिल्डिंग पे और यहाँ पर कोई एक्स पॉइंट पे रखी हुई कोई चीज देख रहा है, तो आप ये एंगल 30 कर देंगे। अब ये एंगल 30 एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाए या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाए, वैसे तो एक ही चीज होती है, क्योंकि अगर ये 30 है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपका 30 ही हो जाएगा। तो एंगल आपको कोई भी दिया जाए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल है और उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह आप एंगल ले लेंगे। तो जब भी आपको बोला जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाए, जैसे यहाँ पर जो पहले मैंने डिस्कस की थी, यहाँ मान लीजिए थीटा वन दिया है ये, और यहाँ के लिए मान लीजिए ये थीटा टू दिया है, तो सिंपल आप थीटा वन एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह कर देंगे थीटा वन, और इसकी जगह आप कर देंगे थीटा टू। तो क्वेश्चन वही हो जाएगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन का था, बस अंतर यह आ जाएगा कि ऑब्जर्वर इसमें ऊपर बैठा है और आपको ऊपर बैठकर जो भी हाइट है या डिस्टेंस है जो भी कैलकुलेट कराई है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगी। बस ट्राइंगल भी वही लिए जाएंगे, सारी चीजें वही होंगी, बस आपको जो एंगल का फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर ऊपर बैठ गया, यहाँ पर ऑब्जर्वर एंगल ऑफ एलिवेशन में नीचे था। बाकी सारी चीजें उसी तरह से कैलकुलेट होंगी और सारी चीजों के आंसर भी सेम ही आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ ऑब्जर्वर के लिए। बस ऑब्जर्वर की पोजीशन के हिसाब से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग अलग किए हैं ताकि आपको ऑब्जर्वर की पोजीशन क्लियरली पता चल पाए। तो ये एंगल ऑफ डिस्पर्जन हो गया। ये एक एमएन थ्योरम आती है। थ्योरम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो थ्योरम आपकी ये कहती है, सपोज कोई ए बी लाइन है ये, और एक यहाँ पर पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से खींची गई एक लाइन सी डी, इस वाली लाइन को एम एन रेशियो में डिवाइड करती है, और जो सी है वो ए से आपका ए एंगल बनाता है, सी बी से आपका बी एंगल बनाता है। तो अगर आपको बोला जाए कि एम प्लस एन कॉट, और ये जो एंगल है सी डी वो ए बी से थीटा एंगल बनाता है, थीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि एन और अपोजिट वाला एंगल एंड कॉट ए माइनस एम और अपोजिट वाला एंगल विद कॉट। ये ए बी के फॉर्मेट में ये आएगी, क्योंकि हमने एंगल जो कॉट में लिए वो ए और बी में लिए। अगर हम एंगल अल्फा और बीटा में लें, सपोज दैट ये वाली जो लाइन है सी और डी, ये ए के साथ वाली आने वाली लाइन से अल्फा बनाए और इस लाइन से आपका जो एंगल है वो बीटा बनाए, तो हम कैसे लिखेंगे? एम कॉट अल्फा, इसमें आपको सेम साइड का एंगल लेना है, एम कॉट अल्फा माइनस एन, ये वाला जो बीटा है एन कॉट बीटा, दोनों माइनस माइनस आएगा, और इस तरह से हम इस एम एन थ्योरम को डिफाइन कर लेंगे। हालांकि इस थ्योरम का ज्यादा यूज नहीं आएगा, एनडीए में भी ज्यादा यूज नहीं आता है, पर फिर भी अगर कभी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको चाहिए हो तब ये एक अच्छी थ्योरम है। पर फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा कि आप
इस तरह की थ्योरम को याद रह जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, अगर याद ना ही रहे तो हम एग्जाम में ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा और ए और बी सारी चीजें हमें पता ही होंगी, तो वो यहीं पर चीजें सारी कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर आपको एम एन और थीटा पता हो तो सारी चीजें यहीं पर कैलकुलेट आप इजिली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एम एन थ्योरम की थ्योरी कि एम एन थ्योरम होती क्या है। तो ये गाइज हमारा पूरा लेक्चर था। लेक्चर हालांकि छोटा है, हम जब ट्रिक वाला लेक्चर करेंगे तो उसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि क्या कहाँ हाइट डिस्टेंस, कैसे हाइट कैलकुलेट करनी है, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के एप्लीकेशन क्या है, वो भी हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाए तो ऑब्जर्वर नीचे है और वो ऊपर देख रहा है, तो जो एंगल बनने वाला है हॉरिजॉन्टल से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। मेन बात दोनों में एक ही है और एक ही तरह से सारी चीजें कैलकुलेट करेंगी, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे जब आप क्वेश्चन वाला हमारा लेक्चर देखेंगे। एम एन थ्योरम मैंने आपको बताई, और लाइन ऑफ साइट जहां से ऑब्जर्वर देखता है उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जैसे ये ओपी। तो ये एक छोटा लेक्चर है, सारी चीजें बाकी सारी चीजें हम ट्रिक वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।